बच्चों, आज हम बैंकिंग अनुवाद के बारे में समझेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से और आपके अपनी जानकारी के आधार पर भी आपको इस प्रकार के अनुवाद प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बैंक क्या है। बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसे जमा प्राप्त करने और ऋण देने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। बैंक कई प्रकार के होते हैं, जैसे खुदरा बैंक, वाणिज्यिक बैंक, कॉरपोरेट बैंक और निवेश बैंक। इनके सबके अपने अलग अलग काम हैं। बैंक में कोई भी व्यक्ति अपनी निर्धारित नियम और व्यवस्था के अंतर्गत खाता खुलवा करके धनराशि जमा कर सकता है और उसी के माध्यम से आपको सरकारी योजनाओं से प्राप्त धनराशि भी मिलती है। आप सभी को पता है कि आपकी स्कॉलरशिप आती है, सरकार द्वारा आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वो स्कॉलरशिप आपके खाते में ट्रांसफ़र होती है। और भी आजकल आप देखते होंगे कि जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, अब बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, बीच में कोई दलाल नहीं है। सीधे सीधे, चाहे वो किसान की राशि हो या अन्य किसी भी प्रकार का लेन देन हो, अगर सरकार आपको किसी प्रकार की योजना का लाभ दे रही है तो वो सीधे आपके खाते में पूरी पूंजी ट्रांसफ़र करती है। इसीलिए एक बार पूरा अभियान चला था कि आप ज़ीरो बैलेंस पर अपना खाता खोलें। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने कभी भी बैंक का मुंह नहीं देखा था, उन सभी ने अपना खाता खुलवाया। तो बैंक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इसमें धनराशि जमा कर सकता है। बैंक कई प्रकार के खातों के माध्यम से पूंजी जमा कराता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही तरीके का खाता है, आप कई तरीके के खाते बैंकों में खोल सकते हैं। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, जिसको हम सावधि जमा खाता कहते हैं। ऐसे ही दूसरा होता है बचत बैंक खाता, जिसे सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। एक चालू खाता होता है, जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। एक संचयी जमा खाता है, जिसे हम रैकरिंग अकाउंट कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। बैंक अपने समय समय पर इस प्रकार की योजनाओं को निकालते हैं। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि बैंकिंग क्या है। बैंकिंग दरअसल बैंक क्षेत्र में सुधार के लिए और आर्थिक विकास को गति देने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ बैंकों के विलय की घोषणा की। बहुत सारे छोटे छोटे बैंक थे, उनको आपस में मिलाकर के एक बड़े बैंक बनाए गए, जिसके प्रभाव में आने के बाद भारत में बहुत सारे बैंकों की संख्या बदल करके वो पहले 27 थी, 12 हो गई। तो कहने का क्या तात्पर्य हो कि छोटे छोटे जो बैंक खुले हुए थे, उन बैंकों को आपस में मिला दिया गया, जिससे बड़े बैंक हो गए और आपका काम ज़्यादा सुविधाजनक रूप से होने लगा। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि बैंक शब्द दरअसल आया कहाँ से, इसका क्या मतलब है, अचानक से कैसे बैंक अस्तित्व में आया। आज जो आपका ये बैंक शब्द सुनते हैं, ये मूलतः इटली से आया। जानकारी जहाँ तक हम लोगों को मिलती है, उससे हमें ये पता चलता है कि सन 1171 में इटली में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया और उस संकट से लड़ने के लिए वहाँ की सरकार ने कहा कि इटली के जितनी भी नागरिक हैं, वो अपनी संपत्ति से 1% जो उसका अंश है, वो अनिवार्य रूप से ऋण के तौर पर सरकार को दें। माने आपके पास जितना भी धन था, उसका 1% आपको देना ही देना था सरकार को। जिससे क्या हुआ कि जब सब लोगों ने 1% दिया, तो वहाँ पर बहुत सारी पूंजी एकत्रित हो, बहुत सारा धन एकत्रित हो गया सरकार के पास। तो उस एकत्रित धन को लेकर के बैंक की स्थापना की गई। उस विशाल पूंजी, जो धन एकत्रित हुआ, उसको वहाँ की भाषा में मोंटे कहा गया, जो आगे चलकर जर्मन भाषा में प्राय शब्द के रूप में बैंक के रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो इस प्रकार बैंक शब्द हमारा अस्तित्व में आया। भारत में की अगर हम बात करें, तो भारत में बैंकों की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता के समय भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद जब सन 1980 आए, मैंने देश की आज़ादी के बाद 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मैंने वो सरकार की देखरेख में आ गए। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि संसार के सभी विकासशील देशों में ग्राहकों को इस प्रकार की सुविधाएं देने के लिए बैंक अस्तित्व में आए। दरअसल बैंक जो है वो बहुत किसी भी इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। लेकिन जब हम बैंकिंग अनुवाद की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई बैंक पहले कैसे काम करता था,
अब कैसे काम करता है। तो राष्ट्रीयकरण से पूर्व अंग्रेजों के समय में जो बैंक थे उनके सारे कार्य सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में किए जाते थे। बैंक की व्यवस्था का सारा काम अंग्रेजी में होने के कारण भारतीयों को बहुत असुविधा होती थी, क्योंकि वो उस प्रकार की अंग्रेजी को उस नहीं जानते थे अच्छी प्रकार से। भारत में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्रीयकरण के उपरांत भारत सरकार ने राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अंतर्गत जितने भी नियम बनाए गए उनके कार्यान्वयन का सारा जिम्मा बैंकों पर दिया, जिससे बैंक लोगों के जनजीवन में महत्व रखने लगे और लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ करके बैंक में अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए जमा करने लगे। अब बैंक कई कार्य करता है। बैंक कैसे कार्य करता है? बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो है कि वो जनता से प्राप्त धन को आवश्यकता अनुसार जनता को ही ऋण में देता है। आपने बैंक में जाकर के करोड़ रुपए जमा कर दिया, आपका सुरक्षित जमा है, आप निश्चिंत हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको धन की आवश्यकता है, तो बैंक अपनी गारंटी पर उनको धन उपलब्ध कराता है, और जब आपको आवश्यकता होती है तो आप जैसे और व्यक्तियों की ने जो धन एकत्रित किया है वहाँ पर जमा किया, उनमें से धन जो है बैंक लोगों को प्रदान करता है।